अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू करती हूँ। शराब है मोहब्बत पार्ट 2। क्या काम था। ईशा ने मंगेतर वाली बात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया। हम लोग बाहर डिनर पर जा रहे हैं तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, लेकिन मैं इस वक्त मसरूफ़ हूँ। कल मेरा टेस्ट है। ईशा ने इसे नज़रअंदाज करते हुए बेड पर रखी किताबें खोल ली। ज़ारून की आंखों में जलते दिए एकदम बुझ गए। अच्छा तुम पढ़ लो, वो पलट कर जाने लगा। ईशा को अपने लहजे पर नदामत महसूस हुई। अच्छा मुझे बस 5 मिनट दो, मैं कपड़े तब्दील करके आती हूँ। ज़ारून जो प्लान मुलतवी करने का इरादा रखता था, हैरत से ईशा को देखकर मुस्कुरा दिया और नीचे इंतज़ार करने का कहकर चला गया। ईशा लम्हा भर को दंग रह गई। क्या वो वाकई इस शख्स के लिए इतनी अहमियत रखती है कि इसकी एक हाँ से वो इस कदर खुश हो गया। जाने अनजाने में वो ज़ारून के बारे में सोचने लगी। ज़ारून ने गाड़ी एक 5 स्टार होटल के सामने रोक दी। वो लोग अंदर आ गए। ज़ारून ने सीट्स पहले से ही रिज़र्व करवा रखी थी। वो लोग मेन्यू देख रहे थे। आज का डिनर मेरी तरफ से, मेरी पहली सैलरी मिलने की खुशी में। इन सब ने खुशगवार माहौल में डिनर किया और फिर ज़ारून ने सबको आइसक्रीम खिलाई। आज ईशा इनके साथ पहले की तरह हंस बोल रही थी और ये बात वहाँ मौजूद तीनों नफ्सों ने महसूस की। ज़ारून इन लोगों को गाड़ी में बैठने का कहकर खुद एक शॉप के अंदर आ गया, कुछ चीज़ें खरीद कर और बाकी लोगों के लिए खाना पैक करवा कर वापस आ गया। वो लोग घर आए तो काफ़ी रात हो चुकी थी। ज़ारून की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो दबे पाँव चचा जान के पोषण की तरफ चला गया। ईशा के कमरे में झांक कर देखा तो कमरे में कोई नहीं था। वो इसी खामोशी से छत पर जाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। ईशा बल्ब के नीचे बैठी नोट्स बनाने में मसरूफ़ थी। बार बार चेहरे पर आते बालों को हाथ से कान के पीछे कर रही थी। ज़ारून मबहूत सा खड़ा ये मंजर देख रहा था। जब ईशा की नज़र इस पर गई, ज़ारून तुम यहाँ? ईशा की आवाज़ पर वो हवासों में लौटा। हाँ, तुम्हें कुछ देना था। मुझे क्या देना था? ईशा ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा। उसने लाल चूड़ियों का एक सेट ईशा के आगे कर दिया। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, अपनी पहली तनख्वाह में से। मैं जानता हूँ ये बहुत कीमती नहीं है। ईशा ने इसके हाथ से चूड़ियाँ ले ली। क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं चूड़ियाँ नहीं पहनती? जानता हूँ, फिर भी लेकर आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें पहनो। ये तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी लगेगी। क्या तुम मेरी ये ख्वाहिश पूरी करोगी ईशा? उसकी आंखों में एक आस थी। ईशा ने इस्बात में सर हिला दिया और अपना हाथ आगे कर दिया। ज़ारून ने चूड़ियाँ इसके हाथ में पहना दी। ईशा ने मुस्कुराकर चूड़ियों से सजे अपने हाथों को देखा। वो कभी चूड़ियाँ नहीं पहनती थी, जबकि मीशा हर त्यौहार पर भर भर कर चूड़ियाँ खरीदती और ईशा से भी ज़िद करती, लेकिन ईशा फ़कत घड़ी पहनने को तरजीह देती। अम्मी के लाख कहने पर भी कभी उसने बनाव सिंगार ना किया था। उसके बरक्स मीशा के हाथों में हर वक्त चूड़ियाँ खनकती थी। आज अपने हाथों में खनकती चूड़ियाँ ईशा का दिल लुभा रही थी। ईशा का दिल इसे मोहब्बत पर मायल कर रहा था। ज़ारून की मोहब्बत का बीज इसके दिल में जड़ पकड़ रहा था। ज़ारून अपने पिछले सब वहमों को झुटला चुका था। ईशा के रवैये ने इसे उम्मीद की किरण थमाई थी। अपनी सैलरी में से वो सब के लिए कुछ न कुछ लाया था। अम्मी और चची जान के लिए चादर, अब्बू और चचा जान के लिए सूट, फरजान के लिए शर्ट और मीशा के लिए डायरी और कलम। वो सब की पसंद से मुकम्मल तौर पर वाकिफ़ था। सबके लिए शॉपिंग करते वक्त उसने उनकी पसंद का ख्याल रखा था, सिवाय ईशा के वक्त। ईशा के लिए तोहफ़ा उसने अपनी पसंद से ख़रीदा था। सुबह जब वो ईशा और मीशा को कॉलेज छोड़ने जा रहा था तो कई बार ईशा की चूड़ियों की खनक ने उसे मुतवज्जा किया। वो कॉलेज पहुंची तो उसे कॉरिडोर में सारा किसी लड़के से बात करती नज़र आई। उसके करीब पहुंचने तक वो लड़का जा चुका था। सारा, जो इसे आता देख चुकी थी, मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो लड़का कौन था? ईशा ने इस्तफसार किया। कौन लड़का? सारा ने तजाहिल आरिफाना से काम लिया। वही जो अभी यहाँ खड़ा था और तुम उससे कुछ बात कर रही थी। वो जवाद था, हमारा क्लास फेलो। मैंने इससे इकोनॉमिक्स की नोट्स मांगे थे, वही देने आया था। अच्छा चलो अब क्लास में चलते हैं। सारा ईशा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी जब उसका हाथ ईशा की कलाई में मौजूद चूड़ियों से टकराया। ये तुम इतनी चूड़ियाँ पहनकर किसकी शादी में जा रही हो? सारा ने तमस्सखुर उड़ाते हुए कहा।
ईशा को सारा का ये अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन वो उससे उलझने के बजाय खामोशी से हाथ छुड़ाते हुए क्लास की जानिब बढ़ गई। सारा ने हैरत से इसका ये अंदाज देखा। इसकी पुरसोच निगाहें अभी तक इस पर जमी हुई थी। क्लास खत्म होने के बाद ईशा खामोशी से लाइब्रेरी चली आई। चंद किताबें इशू करवा कर वो वहीं बैठने लगी थी जब सारा उसका हाथ पकड़े इसे बाहर ग्राउंड में ले आई। क्या हुआ है ईशा? कुछ नहीं, इसने मुख्तसर सा जवाब दिया। फिर तुम्हारा मूड क्यों खराब है? मैंने तुम्हें आज से पहले इतना बना सवरा नहीं देखा। तुम्हारे हाथों में कभी चूड़ियाँ नहीं देखी, इसलिए बस हैरानगी हुई और मैंने पूछ लिया। अगर तुम्हें मेरा पूछना इतना ही बुरा लगा है तो आइंदा मैं तुम्हारे किसी काम में मदाखलत नहीं करूँगी। सारा ये कहकर खामोश हो गई। ईशा जो सारा को नज़रअंदाज करके अपनी नाराज़गी का इजहार कर रही थी, सारा की नाराज़गी ने इसकी जान निकाल दी। नहीं सारा, मुझे भला तुम्हारी बात क्यों बुरी लगेगी? तुम तो दोस्त हो मेरी। मैं बस असाइनमेंट को लेकर ज़रा परेशान थी। और हाँ, तुम चूड़ियों का पूछ रही थी ना? ये चूड़ियाँ मुझे ज़ारून ने तोहफे में दी है। खूबसूरत है ना? ईशा के चेहरे पर अनोखे ही रंग बिखरे हुए, जिन्हें सारा समझने से कासिर थी। इसकी आंखों में चिंगारियाँ सी जलने लगी। उसने लम्हों में खुद को कंपोज किया। कांच की चूड़ियाँ भी कोई किसी को तोहफे में देता है। ईशा, तुम तो मुझे समझदार लगती थी, सारा ने रहमत से कहा। अंदाज साफ मजाक उड़ाता हुआ था। तोहफा देने वाले की मोहब्बत को देखते हैं सारा, तोहफे की कीमत को नहीं। ओह रियली मिस ईशा? शहजाद, आप इस मोहब्बत जैसी वाहियात चीज़ पर यकीन करती हैं? हैरत हो रही है मुझे। मैं तुम्हें बेहद प्रैक्टिकल और मैच्योर लड़की समझती थी। तुम भी मोहब्बत जैसी फरसुदा बातों पर यकीन रखती हो? सारा की बात पर ईशा गड़बड़ा गई। नहीं, मेरी ज़िंदगी की लुगत में मोहब्बत नाम का कोई लफ्ज़ नहीं। मैं यकीन रखती हूँ तो मेहनत, कामयाबी, आसाइशों पर। तुम गलत समझ रही हो सारा। ज़ारून सबके लिए तोहफे लाया था, बस इसमें उसने मुझे भी ये चूड़ियाँ दे दी। ईशा ने सफाई देने की कोशिश की। तुम भूल गई, वो तुम्हें फ़कत अपना गुलाम बनाकर रखना चाहता है। वो तुम्हें तुम्हारे पैरों पर खड़ा देख ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तुम्हें उसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, और यही वो नहीं चाहता। देखो ईशा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। जो कहती हूँ तुम्हारे लिए ही कहती हूँ। ईशा एक बार फिर सारा की बातों से मुतफ़िक होने लगी। उसने फैसला कर लिया था कि घर जाकर वो अपने हाथों को इन चूड़ियों से आज़ाद कर लेगी। दूसरी तरफ फरजान, मुझे एनी के घर ले चलो। मीशा ने फरजान को चाय का कप पकड़ाते हुए दरख्वास्त की। फरजान, जो अभी एकेडमी से आकर बैठा था, उसने बेजारी से ईशा को देखा। एक तो तुम लड़कियां भी घर में टिक कर नहीं बैठ सकती। क्यों जाना है अब इस एनी के घर? कॉलेज में मिल नहीं लेती तुम उसे? फरजान, ये दादा अब्बा वाली खसूसियात कहाँ से आ गई तुम में? ख्वामखा में इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया तुम। 2 लफ्ज़ों में भी पूछ सकते थे क्यों जाना है। मीशा ने इत्मीनान से जवाब दिया। 10 मिनट का काम है, बस उससे नोट्स लेने हैं। तुम बाहर खड़े रहना, मैं बस जाऊंगी और जल्दी से आ जाऊंगी। ख़वातीन के 10 मिनट यानी 40 मिनट से पहले फारिग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मोहतरमा, मेरे 40 मिनट बहुत कीमती है। फरजान मुस्कुराहट दबाए इसे छेड़ने में मसरूफ़ था। जब मीशा ने ऊपर आते ज़ारून को देखा, उसने झट फरजान के सामने रखा भाप उड़ाता चाय का कप उठाया और मुस्कुराते हुए ज़ारून के आगे कर दिया। ज़ारून भाई, मैंने आपके लिए एकदम कड़क चाय बनाई है। ज़ारून ने सोफ़े पर बैठते हुए इसके हाथ से कप लिया और घूंट भर मीशा का शुक्रिया अदा किया। फरजान मीशा की इस हरकत पर खौल रहा था। वो तो बस इसे यूं ही तंग कर रहा था। इसका इरादा था चाय पीकर उसे एनी के घर ले जाएगा। तुमने अच्छा नहीं किया ज़ारून भाई को मेरे हिस्से की चाय देकर, उसने दांत खिचखिचाते हुए मीशा से कहा, जो अब इत्मीनान से टांग पर टांग रखे टीवी देखने में मसरूफ़ थी। जो अपने हिस्से की कदर नहीं करते, उनका हिस्सा यूं ही किसी और का मुकद्दर बन जाता है। मीशा ने नसीहत की। मीशा ज़ारून के साथ एनी के घर चली गई। वो सारे रास्ते ईशा का जिक्र करता रहा और मीशा ईशा की किस्मत पर रश्क कर रही थी। इसकी नज़र में ज़ारून हैदर वो वाहिद शख्स था जो ईशा शहजाद को हमेशा खुश रख सकता था।
ज़ारून भाई, आपको ईशा की कौन सी आदत नापसंद है? मीशा ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। मुझे उसकी हर आदत पसंद है। एनी के घर से वापसी पर भी ज़ारून के लबों पर बस ईशा का नाम था। ज़ारून की बेइंतहा मोहब्बत इसकी आंखों से छलकती थी। मीशा ने इस लम्हे ज़ारून की आंखों में इन रंगों के सदा ठहरे रहने और दोनों की खुशियों की दुआ मांगी। वो ज़ारून की जुनूनी मोहब्बत से भी वाकिफ़ थी और इसे ईशा के ख्वाब का भी इल्म था। कभी ज़ारून की मोहब्बत तो कभी ईशा के ख्वाब इसकी आंखों के सामने आ जाते। वो बेहद हसास तबीयत की मालिक थी। वो चाहती थी कि इसकी बहन को इसके हर ख्वाब की ताबीर मिले और ज़ारून भाई इनकी मोहब्बत इनका मुकद्दर बन जाए। लेकिन तकदीर के खेल हमेशा से निराले होते हैं। ये वहाँ फांसा पलट देती है जहाँ हम गुमान भी नहीं होता। कहाँ खो गई? ज़ारून ने मीशा के सामने चुटकी बजाई। ज़ारून भाई, आपको कब पता चला आप मीशा से मोहब्बत करते हैं? मीशा के इस सवाल पर ज़ारून मुस्कुरा दिया। ये तो मैं भी नहीं जानता मीशा कि मुझे इससे मोहब्बत कब हुई। उस रात जब उससे बहुत टाइफाइड हो गया था और चचा जान शहर से बाहर गए हुए थे, वो 2 रातें मैंने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में टहलते टहलते और ठंडे फर्श पर बैठकर गुजारी थी। या जब वो सीढ़ियों से गिर गई थी और उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। इसे देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी और मैं ये तो नहीं जानता कि मुझे उससे मोहब्बत कब हुई। लेकिन जब वो 3 साल पहले 2 माह के लिए इस्लामाबाद सबा आंटी तुम्हारी खाला के घर रहने गई थी, तब मुझे ये एहसास ज़रूर हो गया था कि अब उससे दूर रहना मेरे लिए नागज़ीर है। बस इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। मैं नहीं जानता कि वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती है या नहीं, लेकिन मैं ज़ारून हैदर अपनी आखिरी सांस तक ईशा शहजाद से मोहब्बत करता रहूँगा। ज़ारून ने मुस्कुराकर मीशा को देखा जो हैरत से इसे सुन रही थी। ज़ारून भाई, ईशा खुशकिस्मत है कि आप उसका नसीब है, वरना आजकल लोग मोहब्बत को फजूल और फरसुदा समझते हैं। लोगों के लिए मोहब्बत फ़कत जज्बात का खेल बन चुका है। ज़ारून मीशा की बात पर असबात में सर हिलाया। जो मोहब्बत के जायके से ही अनजान हो, उसका ऐसा समझना बनता है। मोहब्बत तो कायनात की रूह है, मोहब्बत से ही वजूद कायनात है। जो लोग मोहब्बत पर यकीन नहीं रखते, वो दरअसल इसकी लज्जत से अनजान होते हैं। मीशा, मोहब्बत तो मिठास होती है जो रगों पे में सरायत कर जाए तो इंसान को दुनिया व माफिया से बेगाना कर देती है। आपने तो लगता है मोहब्बत पर पीएचडी कर रखी है ज़ारून भाई। ज़ारून ने मीशा की बात पर हल्का सा कहकहा लगाया। यूं ही समझ लो, मैं मोहब्बत का प्रोफेसर हूँ। बातों के दौरान ही वो घर पहुँच चुके थे। ज़ारून और मीशा बातें करते हुए अंदर आए तो ईशा वहीं खड़ी खश्मगी निगाहों से घूरती दिखाई दी। तुम दोनों बाहर गए थे, मुझे भी साथ ले चलते। मैं कब से अकेली बोर हो रही हूँ घर में। मीशा को इसकी दोस्त के घर तक लेकर गया था बस, ज़ारून ने ईशा की बात के जवाब में कहा और नज़रें ईशा की कलाई तक गई जहां अब वो चूड़ियां मौजूद नहीं थी जो सुबह तक उसने पहनी हुई थी। ईशा ज़ारून की निगाहें और उसका चौंकना महसूस कर चुकी थी। मीशा, मैं कॉफ़ी बना रही थी, तुम पियोगी? ईशा तेज़ी से किचन की तरफ मुड़ गई। वो कॉफ़ी फेंट रही थी जब उसके पीछे ज़ारून भी चला आया। तुम्हें भी कॉफ़ी चाहिए तो मुझे वहीं बोल देते, मैं ला देती। ईशा ने खामोश खड़े ज़ारून से नज़रें चुराई। तुमने चूड़ियाँ उतार दी? वही हुआ था जिससे वो बचना चाह रही थी। हाँ, उतार दी। मुझे आदत नहीं है चूड़ियाँ पहनने की और मैं रोज़ रोज़ कॉलेज पहनकर भी तो नहीं जा सकती। अच्छा नहीं लगता। ज़ारून ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया और बाहर चला गया। वो मुतमईन हुआ था या नहीं, लेकिन इसके खामोश हो जाने पर ही ईशा ने इत्मीनान की सांस ले ली। ज़ारून बाहर आया तो मीशा और फरजान लड़ने में मगन थे। दोनों में शतरंज की बाजी लगी हुई थी और ज़ोरों शोर से लड़ाई जारी थी। ज़ारून दिलचस्पी से इस टॉम एंड जेरी की जोड़ी को लड़ते हुए देखने लगा, जो कभी किसी बात पर कहकहा लगाते तो कभी एक दूसरे को बुरा भला कहते। ईशा का दिल आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वो किताब खोले आसमान को तक रही थी जब मीशा आकर उसके बराबर में बैठ गई। आज आप चांद से क्या बातें कर रही हैं?
मीशा ने महवियत से चांद को तकती ईशा को देखा। ईशा ने मीशा की बात सुनी अनसुनी कर दी। पता है, मुझे रात का ये मंजर बेहद पसंद है। बादलों से ढका आसमान, ठंडी हवा और बादलों की ओट में छुपा चांद। मेरा दिल करता है इस मंजर को अपनी आंखों में कैद कर लूं, मीशा ने जज्ब के आलम में कहा। ईशा ने हैरत से मीशा की बात सुनी। मीशा, मोहब्बत कैसे होती है? ईशा के सवाल पर मीशा बेहोश होते होते बची। ईशा के मुंह से मोहब्बत का नाम सुनना ही इस कदर अजीब था कि वो हैरत से मुंह खुले उसे तकने लगी। मैंने ऐसा भी कोई अलजबरा का सवाल नहीं किया तुमसे। मीशा की हरकत पर ईशा चिढ़ गई। हाय अल्लाह ईशा, ये तुम ही हो ना जिसने अभी मोहब्बत का नाम लिया? क्या चक्कर है, कहीं तुम्हें मोहब्बत तो नहीं हो गई किसी से? आखिर में मीशा का अंदाज छेड़ने वाला हो गया। तुम मुझे प्लूटो से आई हुई कोई मखलूक समझती हो? तुमसे किसी ने कहा मैं मोहब्बत करती हूँ किसी से? अम्मी से, बाबा से मोहब्बत हाँ है, अम्मी से, बाबा से, तुमसे, सारा से और अपने ख्वाबों से जो मुझे उड़ान भरने का हौसला देते हैं। मैं बहुत ऊंचा उड़ना चाहती हूँ इस आज़ाद फ़िज़ा में। ईशा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। और ज़ारून भाई से? मीशा का लहजा अभी भी शौक था। मैंने कभी इस बारे में नहीं सोचा। सच कहूँ तो ज़ारून एक बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसकी और मेरी आदतों में इख्तलाफ है। हमारी पसंद नापसंद सब यकसर मुख्तलिफ है। वो मुझ पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत करना चाहता है और मैं अपनी शनाख्त खोना नहीं चाहती। मैं अपनी ज़िंदगी अपने वज़ा करदा उसूलों पर गुजारना चाहती हूँ। मैं किसी के हाथ की कठपुतली बनकर नहीं रह सकती। बस यहीं पर आकर मेरा दिमाग सोचना छोड़ देता है और इसी मोड़ पर मेरे और ज़ारून के रास्ते अलग हो जाते हैं। ईशा ने जाने किस मूड में थी आज उसने खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार किया था। वो खुद से जंग करते करते थक चुकी थी, अब किसी और को सुनना चाहती थी। ईशा, तुम बहुत मनफी सोच रही हो। शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है, ये कैद नहीं है, ये तो तहफ़्फ़ुज़ है। एक औरत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाए, उसे मुहाफ़िज़ की ज़रूरत रहती है। हम औरतों को लगता है कि हम अकेली रह सकती है, हम सब कुछ कर सकती है, हमें सहारों की ज़रूरत नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि हमें हमेशा अपनों के सहारे की ज़रूरत रहती है। हमें हमेशा एक मर्द की, उसके नाम की ज़रूरत रहती है। और शौहर से ज़्यादा अपना कौन होगा? मियाँ बीवी तो लिबास होते हैं एक दूसरे का। तुम ये आज इसलिए समझ रही हो कि वो तुम पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत कर देंगे क्योंकि अभी तुम मोहब्बत से नाआशना हो। देखना, जब तुम्हें मोहब्बत हो जाएगी तो तुम्हारा खुद दिल चाहेगा कि महबूब के रंग में रंग जाओ। ज़रा मोहब्बत हो जाने दो, आदाब मोहब्बत से तुम खुद ही वाकिफ़ हो जाओगी। ईशा, जब दिल में मोहब्बत का फूल खिलता है ना, तो ये सब वसवसे, शकूक व शबहात अपने आप दम तोड़ देते हैं। ईशा ने तवक्का नहीं की थी कभी मीशा से इस किस्म की गुफ्तगू करूँगी। वो हमेशा से जानती थी कि मीशा बेहद हसास लड़की है, लेकिन आज इससे पता चला था कि वो अपनी उम्र से कितनी बड़ी है। ईशा के इम्तिहानात का आगाज़ हुआ तो वो मसरूफ़ हो चुकी थी, जबकि मीशा ताई अम्मी के साथ मिलकर फ़रज़ान की देखभाल करने में मसरूफ़ थी, जिसका 2 दिन पहले एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, जिसके नतीजे में बाएं हाथ की हड्डी मुतासिर हुई थी और वो मुस्तकिल बेड रेस्ट पर था। मीशा सुबह शाम उसका ख्याल रख रही थी। फ़रज़ान ज़ारून के बरक्स चुलबुला और शरारती था। वो शुरू से चचा जान और चची जान के साथ रहता था। अभी भी वो चचा जान के पोषण में ही था। फ़रज़ान, तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना। मीशा की आवाज़ पर उसने मोबाइल पर से नज़रें हटाकर दरवाजे में खड़ी मीशा को देखा। मीशा, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूँगा। तुम जाओ, शाबाश, सो जाओ। पिछले 2 दिन से तुम्हारी भी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसने मीशा की नींद से सुर्ख होती आंखों को देखकर कहा। मीशा ने इस बात में सर हिलाया और सोने चली गई। फ़रज़ान इस हसास लड़की के ख्याल रखने के अंदाज पर मुस्कुरा दिया। सुबह कॉलेज जाने से पहले उसने फ़रज़ान को नाश्ता बना कर दिया और अभी नाश्ता कर ही रहा था कि ताई अम्मी और ज़ारून भी नाश्ता लेकर ऊपर ही आ गए। मीशा ने नाश्ते की टेबल सेट की और ईशा को बुलाने के लिए चली गई। फ़रज़ान, जो कब से इसे ही देख रहा था,
इसे कॉलेज का बैग और किताबें उठाते देखा तो टोके बिना रह ना सका। मीशा, तुम नाश्ता तो कर लो। फरजान की आवाज़ पर ज़ारून ने ईशा ने भी मुड़कर देखा। वो खामोशी से आई और कप में चाय निकालकर पीने लगी। फरजान ने उसके आगे ब्रेड और जैम रखा और वो उसे खाने का इशारा किया। ये लड़की सारा दिन दूसरों की फिक्र में लगी रहती है, हर एक का ख्याल रखती है सिवाय अपने। फरजान ने दिलचस्पी से सामने कॉलेज यूनिफॉर्म में बैठी लड़की को देखा। उसके चेहरे पर सादगी व मासूमियत थी, अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा हसास और जिम्मेदार थी। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता ख़त्म किया और फरजान को अपनी जानिब देखता पाकर मुस्कुराकर इसकी जानिब देखा और इससे दवा वक्त पर लेने की ताकीद करती हुई ज़ारून और ईशा के पीछे बाहर आ गई। मीशा को उतार कर ज़ारून अब ईशा को छोड़ने जा रहा था जब ज़ारून ने सरसरी अंदाज में ईशा से शादी के बारे में बात की। ईशा ने ज़ारून की बात को सुनी अनसुनी कर दिया, या शायद ऐसा ज़ारून ने महसूस किया। कॉलेज के गेट पर ही उन्हें सारा मिल गई, टाइट जीन्स के ऊपर स्लीवलेस शर्ट पहने, कंधों तक आते बालों की पोनीटेल बनाए। वो इश्तियाक से गाड़ी में बैठे ज़ारून को देख रही थी। सारा को देखकर ज़ारून का हलक तक मुंह कड़वा हो चुका था। वो गाड़ी रिवर्स करता इससे कब्ल सारा ने उससे मुखातिब किया, हाय यंग मैन, दिस इज़ सारा हयात खान। उसने हाथ आगे बढ़ाया जिसे ज़ारून ने थामना तो दरकिनार देखा तक नहीं। उसने बुरा माने बगैर हाथ पीछे कर लिया। ईशा डियर, तुम इनका तारुफ नहीं करवाओगी? ये मेरे कज़िन और होने वाले शौहर है। ईशा जो सारा का बड़ा हुआ हाथ देख रही थी, बेसाख्तगी में ज़ारून को हैरत में मुब्तला कर गई। ज़ारून ने चौंक कर इसे देखा जिसकी नज़रें अभी भी सारा पर थी और सारा ईशा की बात पर खामोशी से अंदर बढ़ गई। ईशा ने अनजाने में ज़ारून को जो खुशी दी थी वो बयान से बाहर थी। ज़ारून ने तय कर लिया था कि वो जल्द ही बाबा और चचा जान से शादी की बात करेगा और अब तो ईशा भी तैयार थी। सारा कॉरिडोर में नाराज़गी के आलम में टहल रही थी। आखिरकार उसने तुम्हें बहला फुसलाकर अपने रंग में रंग ही लिया। कहाँ तुम ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने वाली लड़की आसमान में परवाज़ करना चाहती थी और अब इस शख्स से शादी करके ज़िंदगी भर इसकी ग़ुलामी करना। ईशा हैरान परेशान खड़ी थी। वो अब तक अपने कहे गए अल्फाज के सहर में थी। अनजाने में ही सही, उसके दिल ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया था। शाम को ज़ारून ऑफिस से घर आया तो ताई अम्मी और चची जान को गुफ्तगू में मसरूफ़ पाकर खामोशी से ऊपर चला आया, जहाँ मीशा और फरजान बैठे किसी टॉक शो पर तबसरा कर रहे थे। ज़ारून भी वहीं बैठकर टीवी देखने लगा। थोड़ी ही देर में मीशा उसके सामने चाय लिए खड़ी थी। उसने फरजान को भी चाय का कप दिया और अपना कप लेकर वहीं बैठ गई। फरजान एक बार फिर मीशा के बारे में सोचने लगा। वो कहे बगैर लोगों का ख्याल रखना जानती थी, जबकि ज़ारून भी ईशा और मीशा का दिल में मवाजना कर रहा था। ईशा अपने तमाम काम भी मीशा से करवाती थी। वो चची जान और मीशा के साथ घर के कामों में मदद करती और मीशा जो सब का ख्याल रखती और ज़बान पर कभी हुर्फ़ शिकायत न लाती। ईशा अपने कमरे में टहल रही थी जब सारा की कॉल आ गई। सारा ने उसे बताया कि वो कल इससे किसी से मिलवाएगी जो इसके ख्वाब पूरे करने में इसकी मदद करेगा। अगले दिन ईशा सारा के पास गई तो उस दिन वाले लड़के की गुफ्तगू करते पाया। ये तो वही है, उसने सारा के कान में कहा। हाँ ईशा, ये हारिस है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त और अब से तुम्हारा भी है। ये ही वाहिद रास्ता है तुम्हारे ख्वाबों की तकमील का। सारा ने ईशा और हारिस का तारुफ करवा दिया। हारिस ने ईशा का नंबर ले लिया। हारिस ईशा के बारे में चंद ही रोज़ में बहुत कुछ जान चुका था। ईशा की तमाम नापसंद से वो चंद ही दिनों में आगाह हो चुका था। उसने इस कदर महारत से ईशा के इर्द गिर्द जाल बनाकर ईशा समझ ही नहीं पाई कि वो किस गर्दाब में फंसती चली जा रही है। ईशा एक बार फिर अपने ख्वाबों के हुसूल के लिए सरगर्म अमल हो गई। ज़ारून ने शहजाद साहब और हैदर साहब से शादी की बाबत दरियाफ्त किया तो शहजाद साहब की ख्वाहिश थी कि साल 6 माह
मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन ज़ारून किसी सूरत तैयार न था। 6 माह मज़ीद इंतज़ार इसके बस की बात न थी। बिला आखिर तवील बहस के बाद 2 माह बाद की शादी की तारीख मुकर्रर कर दी गई। ज़ारून ईशा को सरप्राइज़ देना चाहता था। इसने घर में सबको ईशा को कुछ भी बताने से मना कर दिया। ये खबर वो बनफ्स नफीस इससे देना चाहता था। फरजान और मीशा भी शादी का सुनकर बेहद खुश थे। वो दोनों दिल से चाहते थे कि ज़ारून और ईशा के दरमियान तमाम इख्तलाफात ख़त्म हो जाए। ताई अम्मी और अम्मी ने मेहमानों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी। नजमा बेगम ईशा को हस्ब इस्ताअत जहेज़ देना चाहती थी, जिसके लिए उन्हें 2 माह का वक्त बहुत कम लग रहा था। ऐसा ही कुछ ख्याल शहजाद साहब का भी था। जब उन्होंने इस हवाले से भाई भाभी से बात की तो हैदर साहब बुरा मान गए कि वो अपनी बेटी ले जा रहे हैं और बेटियों से जहेज़ नहीं लिया जाता। भाभी ने भी साफ इनकार कर दिया। शहजाद साहब भाई भाभी की मोहब्बत पर मुस्कुरा दिए। नजमा बेगम ने भी खुद को हल्का फुल्का महसूस किया। ईशा कॉलेज से घर लौटी तो इससे घर में कुछ बदला बदला दिखाई दिया। वो समझ न पाई और सर झटक कर कमरे में चली आई, जहां हारिस की कॉल इसकी मुंतज़िर थी। हारिस के बारे में ईशा ज़्यादा ना जान पाई थी। बस इसने यही बताया था कि इसकी अम्मी अब्बू इस दुनिया में नहीं है और वो अपने चचा ताया की फैमिली के साथ रहता है। वो अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। ज़ारून ईशा को ढूंढता हुआ इसके कमरे में आया तो इसे फ़ोन पर बात करता देखकर इसकी तेवरी चढ़ गई। इसे सुबह वाला वाक़या याद आ गया और सारा का हुलिया नज़रों के सामने आया तो वो झरझरी लेकर रह गया। इसे इस कदर आज़ाद ख्याल लड़कियां पसंद नहीं थी जो लोगों को दावत नज़ारा देती फिरती। ज़ारून को देखकर ईशा ने फ़ोन बंद कर दिया। क्या तुम हर वक्त इस लड़की से बातें करती रहती हो? कॉलेज में गुजारा का वक्त काफ़ी नहीं होता क्या? घर आ गई हो तो घर और घर वालों पर तवज्जो दो। वो जो कब से ये समझ रही थी कि ज़ारून इसकी और हारिस की गुफ्तगू सुन चुका है। इसके मुंह से सारा का नाम सुनकर सुकून का सांस लिया और इसीलिए खामोशी से इसकी कही बातें भी अनसुनी कर दी। ज़ारून कुर्सी लेकर वहीं बैठ गया। देखो ईशा, तुम्हें अब जिम्मेदार होना चाहिए। ये मोबाइल कॉल मैसेजेस ये सब सिर्फ वक्त का ज़िया है। अपने घर वालों के साथ वक्त गुजारो। कितना अरसा हो गया तुम्हें चची जान के साथ बैठकर इनसे गुफ्तगू किए हुए, मीशा का हाथ बटाए हुए, अम्मी मेरे और फरजान से बातचीत किए हुए। तुम कब तक यूं 1.5 ईंट की मस्जिद बनाए बैठी रहोगी? तुम्हें अब अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। आखिरकार चंद दिन बाद तुम मिसेस ज़ारून हैदर बनने वाली हो। आखिर में इसके लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट थी। ईशा जो दम साधे उसे सुन रही थी, आखिरी बात पर उसे उसके पतंगे लग गए। मिस्टर ज़ारून हैदर, ख्वाब देखना अच्छी बात है, लेकिन ये शौक़ आप सिर्फ सोते हुए पूरे किया करें। मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उसने गुस्से से ज़ारून के शौक चेहरे को देखा जो अभी भी मुस्कुरा रहा था। अब तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगा ईशा शहजाद। ये कहकर वो खामोशी से बाहर चला गया और ईशा सर पकड़कर बैठ गई। अभी तो उसने असर न ख्वाबों की माला बुनना शुरू की थी और ज़ारून ने एक ही झटके में सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। किसी ने सही कहा है, ख्वाब टूटने के लिए ही होते हैं। मीशा ने भी उसे बताया कि ज़ारून भाई ने ज़िद करके शादी की तारीख तय करवाई है। कुछ ही दिन में खाला अम्मी फरहा और ज़ीशान के साथ आ जाएंगी। फिर हम सब मिलकर शॉपिंग करेंगे। बहुत मज़ा आएगा ईशा इसे सुन ही नहीं रही थी। इसके लिए ये शादी एक जिंदान के अलावा कुछ भी न थी। सारे जज्बात सर्द हो चुके थे। बस एक ही सोच हर सोच पर हावी थी कि एक बार शादी हो गई तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो कभी यहाँ से नहीं निकल पाएगी। उसने सारा और हारिस दोनों को शादी की तारीख तय किए जाने के बारे में बताया। वो लोग इस वक्त एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। सारा ने कुछ देर सोचने के बाद ईशा को फ़िलहाल खामोशी इख्तियार करने को कहा। ईशा सारा की बात समझ ना सकी। सारा, मैं खामोश रही तो मेरी ज़िंदगी का अब से बड़ा फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के बगैर हो जाएगा। वो तो हो चुका है ईशा।
तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला ज़ारून हैदर की मर्ज़ी के मुताबिक हो चुका है। सारा ने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। ईशा खामोशी से टेबल को घूरने लगी। तुम्हारे लिए इस वक्त खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर है। हम सही वक्त का इंतज़ार करेंगे और तभी ज़ारून हैदर को करारा जवाब देंगे। सारा की आंखों की चमक कोई अनहोनी दास्तान सुना रही थी, लेकिन ईशा चाहते हुए भी कुछ समझ ना पाई और खामोशी से घर चली आई। अब इसके आगे क्या होगा ये जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि ईशा ऐसा क्या करने वाली है और सारा हयात ख़ान के ऐसे कौन से चालें हैं, ऐसे कौन से इरादे हैं जो इनकी ज़िंदगी में एक बड़ा तूफ़ान ले आएंगे। तो ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। फिर मिलेंगे अगली किस्त में। अल्लाह हाफ़िज़।